वजीर आजम ने काबीना को आटे, दाल और चीनी की कीमतें कम करने का टास्क दे दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की दरखास्त खारिज। हुकूमत की माशी टीम में फिर तब्दीलियों की खबरें गर्म। क्या चेयरमैन FBR शब्बर जैदी भी हुकूमत से मायूस हो गए? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर रमेश कुमार से और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह से। वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आज ट्यूसडे है, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आज अहम फैसले होंगे, मगर अभी तक इस तारीख तक इस हुकूमत को अगर कोई सबसे बड़ा चैलेंज है तो वो महंगाई ही का चैलेंज है। मुआशी महाज पर हुकूमत को कोई कामयाबी नहीं मिल रही और आपस में भी इख्तलाफात की खबरें हैं। FBR के चेयरमैन शब्बर जैदी की हुकूमत से नाराज होने की और ओहदा छोड़ने की खबरें गर्म है। हमने बहुत दिन पहले आपको ये बात बताई थी कि शब्बर जैदी साहब नाराज है, लॉन्ग लीव पर है, खुद लीव लिया उन्होंने। अवाम एक तरफ महंगाई की वजह से हुकूमत से मायूस है, तो दूसरी तरफ उनको वे फॉरवर्ड भी नजर नहीं आ रहा। जो टीम है मुआशी टीम हुकूमत की, उसमें इतनी तब्दीलियां हुई हैं कि माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। तहरीक इंसाफ तेजी से अपनी मकबूलियत खो रही है। खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिसके बायस लोग इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमत ने महंगाई में कमी के लिए 18 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। वजीर आजम इमरान खान बार बार माफिया का नाम ले रहे हैं, मगर हुकूमत पर यह इल्जाम लग रहा है कि यह मुतालबा या ये माफिया वजीर आजम के साथ ही बैठा हुआ है। अवामी मसाइल पर आवाज उठाना अपोजिशन का काम है, लेकिन अवाम जब अपोजिशन की तरफ देखते हैं तो वो भी अपने जाती मसाइल का शिकार दिखाई देती है। अपोजिशन मुंतशिर है, कोई मुश्तरका लाहे अमल दिखाई नहीं दे रहा। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ काफी अरसे से लंदन में मुकीम है, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी मायूस दिखाई देते हैं। अब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कारकुनों को खुशखबरी सुनाई है कि मियां शहबाज शरीफ लंदन से जल्द वापस आ रहे हैं और वो यानी शरीफ साहब अपोजिशन को इकट्ठा करने वाले हैं। लेट्स वॉच कि राना साहब ने क्या कहा। कोई जो है वो खामोशी वाली बात नहीं है, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे। हम चाहते ये हैं कि पूरी अपोजिशन को एतमाद में लेके, मौलाना फजलुर रहमान साहब हमसे नाराज हैं, मौलाना साहब को हम मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मियां शहबाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब की दावत पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। उस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन मुश्तरका लाहे अमल बनाएगी और उस मुश्तरका लाहे अमल के मुताबिक जो है इस हुकूमत को देखें, इस हुकूमत ने आटे और चीनी के बहरान में 180 अरब का डाका डाला है। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच राना साहब फॉर बीइंग इन दिस प्रोग्राम। डॉक्टर रमेश भी हमारे साथ होंगे। राना साहब, ये आप तसल्ली दे रहे हैं या वाकई कोई प्लान है शहबाज शरीफ साहब के पास वापस आकर वो अपोजिशन को किस तरह मुत्तहिद करना चाहते हैं? देखें, मियां शहबाज शरीफ साहब क्योंकि अपोजिशन लीडर हैं और अपोजिशन में दूसरी बड़ी पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी है, फिर उसके बाद JUIF है, उसके अलावा भी कुछ इंडिपेंडेंट जो MNAs हैं वो भी अपोजिशन की सीटों पे बैठते हैं। अख्तर मैंगल साहब जो हैं वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का वोट तो दिया था PTI को या इमरान खान साहब को, लेकिन वो भी अपोजिशन की सीटों पे बैठते हैं। तो ये एक आईनी जिम्मेदारी है मियां शहबाज शरीफ साहब की कि बीइंग अपोजिशन लीडर जिन लोगों ने भी उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया उन सबको बिठाएं और जो भी मुल्की सूरत हाल हो, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि हमने उन्होंने कोई महाजराई के नुक्ता नज़र से जो है वो सारा काम करना है। हाँ ठीक है, लोगों का ये मसला है, महंगाई का मसला है, गवर्नमेंट इसमें एट डिफॉल्ट है और उसके ऊपर हमारा जो सियासी मौक़िफ़ है उसके मुताबिक सबको एतमाद में लेना ये मियां शहबाज शरीफ साहब की जमहूरी और आइनी जिम्मेदारी है और इसमें अब कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए कि वो मार्च में मिड ऑफ मार्च में इंशाअल्लाह ताला वो वापस आ रहे हैं। बाकी टेलीफोनिक राब्ते उनके अपोजिशन के लोगों से, अपनी पार्टी के लोगों से इस वक्त भी हैं, उनमें और ज़्यादा जो है वो तेज़ी आएगी जो जो उनके वापस आने का जो है वो टाइम
करीब आएगा, तो वो इंशाअल्लाह ताला इस सूरत हाल में जो उनका आईनी और जमहूरी किरदार है और जो उनसे तवक्को है वो उसको पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। आपने ये भी कहा कि मौलाना फजलुर रहमान नाराज हैं PMLN से, वो धरने के दिनों की नाराजगी है, क्या तरीका होगा उनको मनाने का? और जो रीसेंट स्टेटमेंट दी है मौलाना फजलुर रहमान ने कि मुझसे वादा किया गया था इस्तीफों का, योर कमेंट्स ऑन दैट, किससे वादा लेके गए थे मौलाना? राना साहब देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो बात है, उनकी नाराजगी मेरे मौकफ के मुताबिक, मैं इसमें ये पार्टी का मौकफ नहीं है या किसी और का मौकफ नहीं है, मेरा ये जाती मौकफ है। मैं उस वक्त क्योंकि जेल में था, मैं उन मीटिंग्स का प्रीवी नहीं हूँ जो इस बारे में मीटिंग्स होती रही हैं, तो मेरा जाती ये ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो साथ हमें देना चाहिए था, या कम अज़ कम जिसकी वो तवक्को करते थे आज़ादी मार्च में, वो हमसे मुराद के दोनों बड़ी पार्टीज हैं PMLN और पीपल्स पार्टी नहीं दिया। इसमें कोई मुझे अपनी ज़ात की हद तक कोई शुबा नहीं है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनकी नाराज़गी जायज़ है। हमारी जो भी मजबूरी थी, क्यों ऐसा नहीं हो सका, उसमें थोड़ा सा मौलाना साहब का भी है कि मौलाना साहब से ये कहा गया था उस वक्त कि आप 31 अक्टूबर की तारीख को आगे बढ़ा दें। हम शायद दिसंबर चाहते थे और पीपल्स पार्टी का ख्याल था मार्च का, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब भी उस वक्त बिल्कुल बजिद हो गए और उन्होंने कोई लचक का मुजाहरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, 31 अक्टूबर को जो है वो मैं आगे पीछे नहीं करूंगा। तो इस वजह से थोड़ा बहुत जो है वो एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि उसके ऊपर कंसेंसस नहीं हुआ, एक मुत्तफिका लाए अमल जिसको कहते हैं। मिसाल के तौर पे जो उन्होंने धरना दिया, इस धरने के ऊपर PMLN का भी और पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि हम इसके हक में नहीं है। इसी तरह कुछ और चीजें थी। जिस दिन लाहौर गए हैं मौलाना, उस दिन जो उनको तवक्को थी शायद वो चीज उनको नजर नहीं आई। इसका उनको बिल्कुल गिला होगा और जायज गिला होगा। तो इसलिए जब ये आपस में बैठेंगे, क्योंकि हमारी जब पंजाब में गवर्नमेंट थी तो इस बात का मैं एक बार नहीं कई बार इसका विटनेस हूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का और मियां शहबाज शरीफ साहब का आपस में बड़ा प्यार भी है और बड़ी खुली डुली उनकी गुफ्तगू होती है। तो मेरा ये ख्याल है कि जब वो दोनों बैठेंगे तो ये गलतफहमियां जो है, ये माफी तलाफी जो है ये दूर हो जाएगी और दूर हो जाएंगी। राइट, सो माफी तलाफी होने जा रही है, अपोजिशन अगर इकट्ठी होती है। सो अब अगर ना भी हो, अब तो एनालिस्ट कह रहे हैं कि इतनी महंगाई आप लोगों ने कर दी है कि अपोजिशन ना भी इकट्ठी हो तो आपको फिर भी खतरा है। फरिया, देखें, बात यह है कि अपोजिशन अपने तौर पे वो फैसला कर सकती है कि किस टाइम पे, इस वक्त उसको ये राइट टाइम लग रहा है कि जो पाकिस्तान पॉपुलर फैसले हुए हैं मगर पब्लिक पॉपुलर फैसले नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से पब्लिक के अंदर एक एंटी सेंटिमेंट जो है वो PTI गवर्नमेंट की अगेंस्ट है कि भाई महंगाई हो गई है। क्योंकि उस चीज को हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को, हमारे मिनिस्टरों को ब्रीफ करना चाहिए, ऐसे नहीं गाली गलौज से नहीं कि भाई हर वक्त अगर हम ये बयानियां चलाएंगे कि भाई अपोजिशन ने ये किया और इस वजह से हम ये आज सफर कर रहे हैं, तो वो बयानियां अब नहीं बिकेगा। शिकायत कर रहे हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की? मैं समझता हूँ ये थोड़े से लैप्सेस है ना, ये थोड़े से आप प्राइवेट मीटिंग में बताएं, शो में बैठ के बता रहे हैं। नहीं, ये मैं इस वजह से बता रहा हूं जिस वजह से अपोजिशन अब ये डिसीजन ले रही है कि भाई हम इसके गवर्नमेंट के खिलाफ जाएं। मगर ये कसूर फिरदौस आशिक साहिबा, मगर ये आज भी ये बयानिया बिकेगा नहीं, मगर ये बयानिया बिकेगा नहीं। कसूर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का है। जो गवर्नमेंट ने अच्छे काम किए हैं वो नहीं बता सकते, और वो गवर्नमेंट के अच्छे कामों को प्रोजेक्ट करना चाहिए। आज अगर महंगाई है तो महंगाई का तसलसल क्यों आ रहा है, उसकी वजूहात क्या है, सोबर तरीके से अगर ब्रीफ करें तो अवाम को हम ब्रीफ कर सकते हैं। ये रिलीफ पैकेज वगैरह ठीक है, पहले भी आते हैं, आज भी आते हैं, मगर मैं समझता हूं कि हम जहां पे खड़े थे, जो हमने पॉलिसी लेके आए, जो हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को हमने कंट्रोल किया, जिस तरीके से हमने इकोनॉमी को स्टेबिलिटी की तरफ लेके गए, जिस तरीके से चेयरमैन FBR नाराज हुए, जिस तरीके से चेयरमैन FBR जा रहे हैं, जिस तरीके से चेयरमैन FBR का जिक्र आ रहा है, ये चीजें होती है, ये चीजें हमेशा होती है। आपकी हुकूमत में बार-बार देखिए, आप FBR है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, पॉलिटिकल विल है गवर्नमेंट की, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्लियामेंटेरियन होते हैं। कुछ टिक कर बैठेगा आपकी, कुछ टिकेगा कुछ अरसे तक? ये अगर आप लेके जाए 2002 से मैं भी इस हुकूमतों का ऐसा हूं, और जब भी आप देखें कि मुश्किल जब भी ऐसे फैसले होते हैं, कभी कभार जो रियलिस्टिक पोजीशन के ऊपर, जो फाइनेंस के ऊपर लोग बैठते हैं,
वो डिसीजन करना फैसले चाहते करके हैं, वो चले जाते हैं, भुगतना हमें पड़ता है, कोई रिस्पॉन्सिबल है इसके नहीं, लिए? नहीं, उसके लिए उसका तसलसल होना चाहिए। जल्दी मायूसी कुफर है, वो नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ राइट डायरेक्शन के ऊपर है। बाकी रही बात, रियली थिंक कि आपने सबसे ज्यादा शोर मचाया टैक्स कलेक्शन का, अगर आपके चेयरमैन एफबीआर जा रहे हैं इस वक्त में, आपको कोई धचका नहीं पड़ेगा? आपको पता है कितने लोग अभी टैक्स नेट में आए हैं? ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा हुए। लास्ट टाइम जब डार साहब 10 लाख कह रहे थे वो नहीं हुए। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं नूली का भी सारा, राना साहब से भी मेरी अच्छी दोस्ती है, ठीक है, और मैं समझता हूं मैंने माजी में भी जो गलत चीजों थी उसको मैं कहता था गलत है, ठीक है, जो अच्छी चीजें आज तो गलत है। चेयरमैन एफबीआर का इस वक्त में जाना गलत मैं है। समझता हूं शब्बर जैदी, पहले तो ये कि मैं तो जब शब्बर जैदी बन रहा था ना, ठीक है, उस वक्त मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये सजेशन दी थी कि शब्बर जैदी को एज ए स्पेशल असिस्टेंट आना चाहिए, माना जैसे मावन एक खसूसी आना चाहिए, एफबीआर का चेयरमैन नहीं आना चाहिए। मगर अब जब वो आ गए हैं तो ये इसमें ब्रेक बीच में नहीं होना चाहिए। डॉक्टर रमेश ने पहले डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब की शिकायत लगाई है, उसके बाद अब आपने आगे चेयरमैन एफबीआर के बारे में गलत बात की है। आर्य मौलाना के बारे में मुझे जरा, नहीं मौलाना के बारे में मुझे जरा राना साहब से, मौलाना के बारे में जो आपने बात की, मौलाना का एक तो टाइम जो था वो गलत था, नंबर 1। दूसरी चीज, मौलाना समझदार सियासतदान है, मगर मैं समझता हूं ये रिलीजियस तंजीमों ने पाकिस्तान के इमेज को बहुत ज्यादा धचका रसाया है। कम से कम ये जो सियासी पॉलिटिकल पार्टी है, पीएमएलएन और पीपुल्स पार्टी, अपने तौर पे जरूर जो उनको करना है, अपनी सियासत करनी है, जिस तरीके से बेलो द बेल्ट नहीं, विद इन लिमिट ऑफ द एथिक्स जो है वो पॉलिटिक्स करें, मगर उस पे अंदर कहीं जाएंगे तो उधर इनका भी इंप्रेशन खराब होगा। हम एक वक्फा लेते हैं, लेकिन वक्फे के बाद राना साहब से सवाल ये है कि चेयरमैन एफबीआर की जाने की खबरें हैं, कितना बड़ा धचका होगा ये पीटीआई के लिए? राइट आफ्टर एंड वेलकम बैक। राना साहब, चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी की भी तबीयत खराब है, नए नाम भी आ रहे हैं, सो क्या आपको लगता है टैक्स कलेक्शन सबसे ज्यादा अहम थी, इकोनॉमी को संभाला देने के लिए बहुत जरूरी थी, सो अगर चेयरमैन एफबीआर ही नाराज है तो कैसे होगी ये टैक्स कलेक्शन? नहीं देखें, ये टैक्स कलेक्शन जो है ये मैं नहीं समझता कि ये शब्बर साहब से जो है वो तल्लक रखती है। देखिए, जब आप ऐसा झूठ बोलें जिसका कोई सर पैर ना हो, आप ये कहें कि जी लोग टैक्स इसलिए नहीं दे रहे कि हुक्मरान करप्ट हैं, जब हम आएंगे तो क्योंकि हम बहुत दयानतदार हैं तो टैक्सों की बारिश हो जाएगी, कौम जो है वो टैक्स देना शुरू कर देगा और हम 8,000 अरब का जो है वो टैक्स कलेक्शन करेंगे। तो अब ये 8,000 अरब का कलेक्शन कैसे हो सकता है? ये शब्बर रजा साहब हों या कोई और साहब हों, कोई भी नहीं कर सकता, बिल्कुल नामुमकिन है। और ये एक झूठ बोला गया, कौम को जो है वो धोखा दिया गया। इस साल इन्होंने 5,500 अरब का टारगेट रखा है, जो किसी सूरत पूरा होता नजर नहीं आ रहा। अब ये 6 माह का अगर आप कलेक्शन देखें तो उसमें जो है वो काफी डाउनवर्ड है वो। तो ये चीजें जो है, अब इन्होंने कहा कि जी 1 साल में 10 अरब डॉलर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जब हम आएंगे तो ये 10 अरब डॉलर जो है वो सालाना बचत होगी। वो किधर है भाई 10 अरब डॉलर? पहले तो आप कहते थे ना अभी तो हमारे 100 दिन हुए, अभी तो 3 माह हुए, अभी तो 6 माह हुए, अब तो भाई 1.5 साल हो गया है। अब 15 अरब डॉलर जो है वो तो इस इकोनॉमी में इंजेक्ट होना चाहिए था। फिर इन्होंने इसी तरह कहा कि जी ये कर्जा जो है ये तो लेके हुक्मरान इसलिए लेते हैं कि ये खाते हैं, तो हम तो खाएंगे नहीं तो लिहाजा हम तो कर्जा नहीं लेंगे। अब 11,000 अरब जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की गवर्नमेंट्स ने पूरे 5-5 साल में अपने पूरे टेन्योर में लिया, इन्होंने 1.5 साल में ले लिया है। और अब ये कहते हैं हमने पिछला कर्जा अदा करने के लिए लिया है, जो कि गलत है। उसकी वजह यह है कि पिछला कर्जा तो उसी तरह शामिल है, उस 30,000 में इजाफा हो के अब 41,000 हो गया है। या तो ये था ना कि वो 30,000 जो है वो 19,000 रह जाता, तो फिर कहते कि ठीक है जी हमने 11,000 अरब लिया है और हमने वापस। लेकिन राना साहब कर्जा वापस तो करना था, अगर उनका प्लान था तो गलत तो नहीं था, अगर वो चाहते थे कि हम कर्जा वापस करें, अब नहीं हो सका वो अलग बात है। लेकिन नहीं तो बात नहीं, देखें बात गलत इस तरह से है कि देखें ना, किस्तें जो हैं कर्जे की वो तो हर हुकूमत ने अदा करनी है, वरना डिफॉल्ट हो जाएगी गवर्नमेंट। वो पीएमएलएन की गवर्नमेंट भी करती रही, वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी करती रही, इन्होंने भी करना है। और लेकिन इनको तो चाहिए, इनका तो वादा था ना कि हम कर्ज लेंगे नहीं,
लेकिन इन्होंने लिया है और ये वादा मियां नवाज शरीफ ने भी किया दूसरा था। जो है जो उन्होंने भी किया था, जो बुनियादी तौर पे राना साहब अभी सुन लेना, और मियां साहब भी यही वादे करते रहे हैं कैंपेन में, इलेक्शन में। मैं मौजूद थी उस जलसे में जब उन्होंने ये शेर पढ़ा था। तो ठीक है, नहीं वो जो इलामा इकबाल ने कहा है वो बिल्कुल एक अटल हकीकत है और उसकी कोशिश करनी चाहिए, उस मंजिल की तरफ बढ़ना चाहिए। हमें जो है वो इस ब्रैकेट से निकलना चाहिए, लेकिन ये कह देना कि जी क्योंकि हुक्मरानों ने करप्शन करनी होती है इसलिए कर्जा लेते हैं, वरना कर्जे की कोई जरूरत ही नहीं है इस मुल्क को, ये तो एक बिल्कुल बेबुनियाद स्टेटमेंट थी। और जो तो इस तरह से अब जो महंगाई है, देखें ये महंगाई इस वक्त बहती गंगा में जो एटीएम्स ने जो दाव लगाया है वो अपनी जगह पे है। वो एटीएम्स जो है वो भर गई हैं। अब दोबारा इमरान खान साहब को आइंदा जो है वो 5-7 साल इलेक्शन कैंपेन के लिए, बाकी अपने अखराजात के लिए, अपने जो है वो टूर्स के लिए, उनको बिल्कुल गवर्नमेंट से एक पाई भी लेने की या गवर्नमेंट का खर्चा करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये बिल्कुल अब एटीएम्स जो है इस काबिल हो गई हैं कि ये सारे खर्चे खुर्चे वो बर्दाश्त कर सकेंगी। लेकिन असल हकीकत ये है कि ये तो इन्होंने दाव लगा लिया गंदम में और चीनी में। ये गंदम और चीनी की कीमतें बढ़नी थी अप्रैल मई में, जब क्रशिंग सीजन जो है चीनी का खत्म होता है और गंदम का सीजन जब शुरू होता है उस वक्त ये कीमतें बढ़नी थी। ये अब इन्होंने जो है वो यकदम बढ़ा के तो इन्होंने को तकरीबन 150-200 अरब का जो है वो डाका आम आदमी की जेब पे डाल लिया है। उसकी वजह ये है, ये कीमतें इसलिए बढ़नी है और ये कम नहीं होंगी, जो मर्जी ये कर लें। यूटिलिटी स्टोर्स की जो है वो वजह से कभी कीमतें आज तक इस मुल्क में कम नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि ये पिछले 1.5 साल से इन्होंने तमाम सब्सिडीज जो है वो खत्म कर दी। इवन जो मरीज आदमी हॉस्पिटल में जाके गरीब आदमी को टेस्ट करवाता था मुफ्त या कोई वहां से मेडिसिन मिले, वो वहां तक इन्होंने जो है वो हर चीज खत्म कर दी है। उसके बाद इन्होंने गैस जो है उसकी कीमतें बढ़ा दी हैं, वहां से सब्सिडी विड्रॉ कर ली है। उसके बाद बिजली के ऊपर इन्होंने सब्सिडी जो है वो विड्रॉ कर ली है। पेट्रोल की कीमतें जो है वो बेतहाशा बढ़ा दी हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि उसके बाद अगर हर चीज की कीमत बढ़ गई है, तो मैं गंदम का कारोबार करता हूं या मैं जो है वो किसान हूं या दूसरा आदमी को जो है उसका कोई और कारोबार है, जब उसके इर्द गिर्द हर इस्तेमाल की चीज की कीमतें बढ़ गई हैं तो उसकी क्यों नहीं बढ़ेंगी? तो ये गंदम की कीमत और चीनी की कीमत बढ़नी थी, ये बढ़ गई है। हाँ, हालांकि ये बढ़नी तो थी 3-4 माह बाद, लेकिन ये जो है वो माफिया जो है उसने अपना दाव लगा लिया है, उसने अपनी चांदी कर ली है। अब ठीक है, अब उसके मुताबिक जो है वो अब आगे ये कीमतें जो है, मैं ये आपको ये कह दूं कि इस साल गंदम 1350 रुपए मन के हिसाब से नहीं बिकेगी, ये जाएगी 2023 के ऊपर, कभी भी जो है इससे कम नहीं होगी। और चीनी अलार्मिंग प्रेडिक्शन, ये 70 रुपए से कम नहीं होगी, वेरी अलार्मिंग और 70 रुपए से चीनी कम नहीं होगी। ठीक, अब ये बात भी आपने खुद ही वार्न कर दी थी, लेकिन जो सबसे अहम बात है माफियाज वाली, प्राइम मिनिस्टर ने कहा माफिया है, राना साहब कह रहे हैं माफियाज देखिए आपके साथ ही हैं। मुझे ये बताएं, माफिया है उसमें कोई शक नहीं है। दो चीजें जो राणा तो साहब ने बात की, उस एक राणा साहब होगा प्राइम मिनिस्टर को, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं, देखें जो भी लोग काम करते हैं, अगर गवर्नमेंट ने बात की 8,000 अरब की, भाई 8,000 अरब की कलेक्शन होनी चाहिए, मैं कहता हूं होनी चाहिए। राणा साहब अगर खुद भी पूछें कि लोग जिस किस्म की जिंदगी गुजारते हैं, आया वो उस हिसाब से टैक्स पे करते हैं? नहीं। अगर 10 बिलियन की बात की गई कि भाई 10 बिलियन जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, अब इन इश्यूज को कितना कंट्रोल किया गया, उस सिस्टम के अंदर बेहतरी लाने में मैं समझता हूं अभी भी टाइम लगेगा, मगर वो डायरेक्शन जो है वो गवर्नमेंट की सही है। अब उसके अंदर कितनी कंप्लाइंस हुई है, उसके अंदर जरूर एक बहुत बड़ी बात हमारी थी, हमारी ख्वाहिश थी, मगर ख्वाहिशों के हिसाब से काम नहीं होते हैं, क्योंकि लोग जो इन लोगों में इन्वॉल्व होते हैं, उसमें पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व होते हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से इन माफिया में से काम करना, इन चीजों को कंप्लाइंस करना, अपनी विल के साथ इन चीजों को कंप्लाइंस करना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होता है। उन चीजों को मानता हूं, मगर आप कहें कि लीडरशिप की तरफ से वहां पे करप्शन की बू आ रही है, नॉट एट ऑल। मिसमैनेजमेंट की जरूर आ रही है, मैं उस चीज को मानता हूं, क्योंकि गंदम के हवाले से मैंने 4 महीना पहले नोटिस दिया था, चीनी के हवाले से दिया था। के जमाने में करप्शन थी हर चीज, आपके जमाने में मिसमैनेजमेंट है। उस वक्त आप लोग मानते नहीं थे कि मिसमैनेजमेंट भी हो सकती है, कोई गलती भी हो सकती थी, आप कहते थे करप्शन ही है इसके अंदर। देखिए, जहां पे करप्शन जाहिर होती है
मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कहता था, अभी भी कहता था, जहां पे भी अभी हेल्थ का इशू आया था, एक इसी गवर्नमेंट में मैंने आपको कहा था कि ये बहुत गलत हो रहा है। देखिए, और माजी में भी ऐसे बहुत सारे इशू आए, मैंने कहा था ये गलत हो रहा है। वहीं पे करप्शन की हेल्थ का आप यानी साहब की, आमिर यानी साहब की बात कर रहे मतलब हैं? जब भी ऐसी कोई आपको लगा करप्शन हो रही थी उस वक्त? देखिए, जो भी, मैं तो आज भी हेल्थ के हवाले से सेटिस्फाई नहीं हूं, जैसे पीएमडीसी था। डॉक्टर रमेश कुमार, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, शफकत जैदी, नाउ आमिर कियानी, आपने 3 लोगों को शिकायत लगाई है। मैं तो आज जैसे पीएमडीसी आया, ठीक, मैंने कहा कि पीएमडीसी गलत है, मगर जो पीएमसी है उससे ज्यादा गलत है। हम अमेरिका नहीं है, हमें जो है अमेरिका तक पहुंचने के लिए हेल्थ सेक्टर में इंडिया के लिए उन्होंने कहा भाई इंडिया में पीएमसी है। भाई इंडिया में अगर पीएमसी का मॉडल है तो वो कब आया? उससे पहले हमें नजदीक और चीजों तक आना चाहिए, फिर जाना चाहिए। ठीक है। तो हमें पॉलिसी बनाने से पहले हमें वो सोचना चाहिए कि कौन सा कानून हम बनाए जो इम्प्लीमेंट हो सकता है। वेरी टेलिंग कि डॉक्टर रमेश खुद बता रहे हैं कि मामला खराब है, इससे नजर आ रहा है कि मामला वाकई खराब है। राना साहब, ये जो तासुर है या खबरें भी थी कहीं कहीं कि मुस्लिम लीग नून किसी इन हाउस तब्दीली या फिर मिड टर्म इलेक्शन के लिए बातचीत कर रही है, मुख्तलिफ हलकों में बातचीत कर रही है, ये किस हद तक दुरुस्त है खबर? ये 100% दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहसीत जमात ये समझती है कि किसी भी हंगामा या एहतजाज की सूरत जो है वो ऐसा रुख इख्तियार कर सकती है कि अगर कॉमन मैन, आम आदमी अगर बाहर सड़कों पे आ गया, उसे लाया तो जा सकता है, लेकिन उसको फिर वापस धकेलना जो है वो बड़ा मुश्किल है। मुल्क अनारकी का शिकार हो जाता है और इसकी मिसालें पूरी दुनिया में मौजूद हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस सूरत हाल का सद्देबाब जो है अगर इस तरह से हो जाए कि मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाया जाए और उसके मकसद के लिए एक इंटरम सेटअप आ जाए। वो इंटरम सेटअप जो है वो कुछ चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं नेक्स्ट इलेक्शन से पहले। मिसाल के तौर पे विदाउट जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आप इलेक्शन नहीं करवा सकते। अगर करवाएंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि वो इलेक्शन जो है और ज़्यादा मुश्किलात इस मुल्क के लिए लेके आ जाएगा। आइंदा आने वाला इलेक्शन जो है अगर उसका रिजल्ट इस कदर शफाफ ना हुआ कि आम आदमी से लेके हारने वाला भी और जीतने वाला भी उसको कबूल करें, तो ये मुल्क जो है वो फिर वही बात के अनारकी का शिकार हो जाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान ये इंटरिम गवर्नमेंट कितने अरसे के लिए होगी? उन तमाम कुव्वतों से इंटरम गवर्नमेंट जो है वो, यानी इंटरम गवर्नमेंट से मुराद मैं अब कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि इन हाउस तब्दीली आ जाए और वहां से कोई आदमी जो है जिसके ऊपर सबका कंसेंसस हो वो 3 माह 6 माह के लिए जो है वो अपना आ जाए और उसके ऊपर सबका जो है इत्माद हो और उसमें हम नहीं होंगे। आप पीटीआई के लिए -1 की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को माइनस कर दिया जाए? नहीं जी, नहीं -1 की नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि एक ऐसी हुकूमत जिसके ऊपर तमाम पार्टीज का जो है इन हाउस से मुराद पार्लियामेंट में जो है वो इत्माद हो, वो आके ये जो इकोनॉमी है इसको भी बेहतर करे। देखें ये इकोनॉमी जो है ना, चले ये जोर लगा लें अपना, ये अगले 15 दिन भी देख लें, अगला 1 महीना भी देख लें, अगले 2 महीने भी देख लें, अगर इसमें महंगाई में 1% भी फर्क पड़ गया तो चलो फिर हमारी बात जो है ना वो गलत है, फिर जो ये कहते हैं उसको तस्लीम कर लिया जाए। तो राना साहब जो आप कह रहे हैं, मुझे नेशनल गवर्नमेंट टाइप कोई सलूशन लग रहा है आपका? नहीं, सुन ले जो महंगाई की सूरत हाल है, जो इकोनॉमी की सूरत, ये भी सबको मिलके बैठ के करने वाली बात है। जो बात आज से 1.5 साल पहले मियां शहबाज शरीफ ने की थी कि आओ बैठे और चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो तो अपोजिशन के साथ 1.5 साल में उन्होंने मीटिंग नहीं बुलाई, वो तो अपोजिशन को मिलने को तैयार नहीं है, वो तो अपोजिशन लीडर को टेलीफोन पे बात करने को तैयार नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि किसी भी पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में ये मुमकिन है? ऐसे हो सकता है? किसी पूरी दुनिया के मुल्क में कभी ऐसे हुआ है? तो ऐसी सूरत हाल में एक इंटरम सेटअप हो जो इन मसाइल को, बुनियादी मसाइल को हल करे और उसके बाद जो है वो मिड टर्म इलेक्शन की तरफ मुल्क को लेके जाए, यही एक रास्ता है। इसके अलावा अगर कोई दूसरी सम्मत कोशिश होती रही तो मुझे ये खदशा है कि फिर हम हालात को और ज्यादा जो है वो खराबी की तरफ ले जाएंगे। राइट, बड़े इंटरेस्टिंग बात है। क्विक ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। And welcome back. एक इंटरिम मैंने राना साहब की इन हाउस चेंज, मैंने राना साहब की
एक तो चीज ये कि इश्यूज हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इन्फ्लेशन है, महंगाई है, और भी अभी मार्च तक मैं समझता हूं 1-2% बढ़ सकती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। मगर ट्रैक हमारा सही है, और इस ट्रैक के ऊपर ही जो है वो पाकिस्तान मजबूत होगा, इकोनॉमिकली स्टेबल होगा। फॉरेन रिलेशन के हवाले से पाकिस्तान के दो बड़े चैलेंजेस हैं, एक फॉरेन रिलेशन, दूसरा इकोनॉमिकली। इकोनॉमी आप ठीक कर लेंगे? मैं समझता हूं इकोनॉमी के हवाले से जो फास्ट ट्रैक होना ये चाहिए था कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म हमारी पॉलिसी होती तो अवामी इशू नहीं हुई ना। अभी क्या होगा? मगर आज जहां पे भी है पाकिस्तान का ट्रैक, पाकिस्तान की इकोनॉमी का ट्रैक सही है। ठीक है, पब्लिक के इश्यूज थोड़े से बड़े हैं, उसको हमें सही तरीके से हैंडल करना चाहिए था, मगर देर आए दुरुस्त आए, अभी भी ये सारी चीजें हैंडल हो जाएंगी। कोई मिड टर्म इलेक्शन जो है वो नहीं होने वाली है, कोई ऐसी चीज नहीं है। वक्त और हालात सबको इकट्ठा कर लेंगे, जैसे अभी अपना इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ऑपोजिशन को या इलेक्शन कमीशन के ऊपर वक्त और हालात किसको कह रहे हैं आप? वक्त और हालात ये कि जब जैसे आज शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं नहीं आ रहा हूं, अब मेरे ख्याल में वो नेक्स्ट वीक आ रहे हैं, मिलते हैं एक और क्रिटिसाइज करें, और गवर्नमेंट को हमें प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलते किसी से। नहीं, अब ये सारी चीजें बेहतर होंगी। प्राइम मिनिस्टर नहीं तो प्राइम मिनिस्टर की कमेटी मिलेगी, एक कमेटी बनेगी, स्पीकर का मेन रोल होगा। मैं आगे मुल्क को सही तरीके से डायरेक्शन के ऊपर देखना चाह रहा हूं, और देखने जा रहा हूं। अभी टर्किश जो आ रहे हैं, प्रेसिडेंट आ रहे हैं, वहां पे भी आप देखेंगे थोड़ी बहुत आपको तब्दीली नजर आएगी। जैसे माजी में किसी को नहीं बुलाया जाता था, ये नहीं होता था, अब इन चीजों के अंदर थोड़ी बहुत आदमी टाइम से, हालात से उन चीजों के अंदर तब्दीली आ जाती है, मगर मिड टर्म की कोई चीज नहीं है। मगर जो बात की गई कि भाई इलेक्शन को माना जाए, ये पाकिस्तान का वतीरा रहा है कि जब भी इलेक्शन होती है 72 सालों में, जब भी ऐसा सिस्टम आता है, जो हारने वाला है वो अब कभी अपनी हार नहीं मानता। आपने देखा इतनी बड़ी बीजेपी और इसकी इलेक्शन हुई, जो भी हुआ रिजल्ट आई, उन्होंने कहा कि भाई हम उसको वेलकम करते हैं। ये करेज होना चाहिए, ये हमारे पॉलिटिशियन का भी करेज होना चाहिए। एक तरफ हम कहते हैं कि आर्मी जो है वो हो, उसकी सेफ्टी, और सेफ्टी में जो है वो इलेक्शन होती है, सही होती है, फिर उन इदारों को ही हम किसी एक रिलीजियस तंजीम आके क्रिटिसाइज कर देती है। आप तो मैं समझता हूं कि जरूरत नहीं है इस सोल्यूशन की जो राना साहब, मैं ये जरूर समझता हूं कि मुल्क को क्राइसिस से निकालने के लिए जो कोऑर्डिनेशन है सारी पॉलिटिकल तंजीमों की, और एक कंसेंसस, और जो अच्छे, जैसे एहसन इकबाल है, एक अच्छा दिमाग है प्लानिंग के अंदर, अगर वो भी उसका भी इनपुट लिया जाता है कहीं पे, जैसे स्पीकर साहब फखर इमाम से कभी कभार हेल्प लेती है, तो ये एक अच्छी चीजें हैं। इन चीजों को हमेशा जो है ना अपना एनकरेज किया जाए, इनको रिग्रेट नहीं किया जाए। मुझे लग रहा है आप दिल में बात मान रहे हैं राना साहब की, अगर ओपनली करे राना साहब नहीं, मगर वो जो तब्दीली है नहीं, लहजू में तब्दीली आ जाएगी, और ये भी रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट के साथ आएगी। अच्छा, अगर रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट नहीं होगा, राना साहब ये डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा, सब खूबसूरत हो जाएगा, हर तरफ दूध की नहरें होने जा रही हैं, सब प्यार मोहब्बत से रहेंगे, ये इनका कहना है। आप भी बता दें आइंदा क्या हो रहा है शहबाज शरीफ साहब के आने के बाद, और पंजाब में, यहां तो इन हाउस आए या ना आए, पंजाब में कोई तब्दीली आ रही है? PMLQ और PMLN का कोई अलायंस हो सकता है? देखें, इसमें तब्दीली से मुराद अब कोई यानी अपने मौक़िफ़ के मुताबिक पशीन गोई मैं करूं, डॉक्टर साहब उसकी तरदीद करें, डॉक्टर साहब करें, मैं उसकी तरदीद करूं। एक जो बुनियादी प्रिंसिपल है